गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें आपको हमारी ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा। उसको यदि आप अभी बाय करते हैं तो 10% ऑफ चल रहा है और उसके लिए आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं CAF10। तो ये ऑफ़र 4 अक्टूबर तक वैलिड है। इसमें आपको जितने भी हमारे PDF हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, चाहे ऐप से चाहे आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो ये नवरात्रि ऑफ़र है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं और इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहती है। यानी कि यदि आप अभी खरीदते हैं सितंबर के महीने में तो अगले सितंबर तक वैलिडिटी इसकी आपकी रहेगी। और जो प्रीवियस करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेके अब तक के, जनवरी 2021 से जनवरी 2022 से अब तक के, वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोड संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who will be conferred the दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2020 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, आशा पारिक। 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये वेटरन एक्टर आशा पारिक को दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं दादा साहब फाल्के इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। 30 सितंबर को आशा पारिक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से 68th नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान ये अवार्ड प्राप्त करेंगी। आपको जानना चाहिए इनका नाम रिकमेंड किया गया एक जूरी के द्वारा। इस जूरी में कौन कौन शामिल रही? आशा भोसले, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लोन, उदित नारायण एंड TS नागाभरणा। तो 5 मेंबर जूरी ये रही थी। साथ ही आपको जानना चाहिए आशा पारिक इनको साल 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की तो 1969 यानी कि 1969 में इसका गठन किया गया था। सबसे पहली बार देविका रानी को ये दिया गया। इसमें स्वर्ण कमल मेडल मिलता है, एक शॉल मिलता है और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। Who among the following has not been conferred the लता मंगेशकर अवार्ड? निम्नलिखित में से किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सुनिधि चौहान। इसका मतलब क्या हुआ? जो कुमार सानू है, आनंद मिलिंद है और शैलेंद्र सिंह है, इनको लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल में देखेंगे। तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड ये अलग अलग सालों के लिए दिए गए हैं इस बार। तो कुमार सानू को 2021 के लिए, शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए और म्यूजिक कंपोजर आनंद मिलिंद को 2020 के लिए दिया गया है। यह अवार्ड जो इंदौर है, जो लता मंगेशकर जी का बर्थ प्लेस है, वहाँ पर दिया गया इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। 28 सितंबर को लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी रही। आपको जानना चाहिए इसमें 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। लता मंगेशकर जी संबंधित एक और न्यूज़ है, यहीं पर मैंने इसके साथ क्लब कर दी है। तो देखिए इनकी एक बुक है लता मंगेशकर जी के ऊपर, लता सुरगाथा। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये जनवरी 2023 में रिलीज़ किया जाएगा। और ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये किसके द्वारा किया गया? ईरा पांडे के द्वारा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने अनाउंसमेंट की है इंग्लिश ट्रांसलेशन की। ओरिजिनली ये जो पुस्तक है ये हिंदी में लिखी गई है यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हार्ट डे 2022 सेलिब्रेटेड ऑन September 29? 29 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व हृदय दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो देखिए वर्ल्ड हार्ट डे ये हर साल 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट रहे एंटोनी बाय डे लूना, इनके द्वारा इस डे की कल्पना की गई थी। आपको जानना चाहिए 2022 में वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए 29 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन ये भी ऑब्जर्व किया जाता है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS? अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड, ये नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेंगे, यानी कि CDS रहेंगे। साथ ही ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर भी कार्य करेंगे। आपको जानना चाहिए कि हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत, ये तमिलनाडु में चोपर क्रैश के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने अपना कार्यभार 1 जनवरी 2020 को संभाला था। तो लगभग 9 महीने बाद, इनकी मृत्यु के 9 महीने बाद अब ये फ्रेश अपॉइंटमेंट की गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। आपको जानना चाहिए जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ये रिटायर्ड जनरल ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के तौर पर कार्य कर चुके हैं। साल 1981 में ये 11 गोरखा राइफल्स जो इंडियन आर्मी की एक कमांड है उसमें कमीशन किए गए थे। अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, तो ये सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है डिफेंस मिनिस्ट्री में और हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर होता है ऑन एक्टिव ड्यूटी इन द इंडियन मिलिट्री। आपको जानना चाहिए जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का चीफ मिलिट्री एडवाइज़र भी होता है। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था और कई एस्पिरेंट्स इसको गलत करके आए हैं। तो पूछा गया था कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये किसके एडवाइज़र के तौर पर कार्य करता है? तो ऑप्शन थे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। तो उसमें कई सारे लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ गए, जबकि सही आंसर डिफेंस मिनिस्टर रहा। Who has been appointed as the new Attorney General of India for a period of 3 years? 3 साल की अवधि के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आर वेंकट रमनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है 3 साल के लिए। आपको बता दें इससे पहले ये जो पोजीशन है ये सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को डिक्लाइन कर दिया। आपको जानना चाहिए जो वेंकट रमनी है ये के वेणुगोपाल को इस पोस्ट पर सक्सीड करेंगे, इनकी जगह लेंगे। आपको जानना चाहिए के वेणुगोपाल ये 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आर वेंकट रमनी है ये सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में 1997 में डेजिग्नेट किए गए। इससे पहले ये आपको ये भी जानना चाहिए मेंबर ऑफ द लॉ कमीशन के तौर पर भी ये कार्य कर चुके हैं। 2 टर्म का कार्य किया उन्होंने 2010 में और 2013 में। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं, प्रिंसिपल एडवोकेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। और आपको ये भी जानना चाहिए जो इनकी अपॉइंटमेंट है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अच्छा, कोई भी अगर यदि अटॉर्नी जनरल के लिए क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया होता है तो जो अटॉर्नी जनरल है वो इतना क्वालिफाई होना चाहिए कि जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज जितना उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि वो इस लायक होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज वो जो है बन सके, इस तरह का एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही वो हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहा हो, तो ये पूरी क्वालिफिकेशन होती है अटॉर्नी जनरल के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब? सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मोहम्मद बिन सलमान। तो क्राउन प्रिंस हैं ये मोहम्मद बिन सलमान, इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब अपॉइंट किया गया है। किनके द्वारा? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के द्वारा। तो जो ये किंग सलमान अब्दुल अजीज़ है इन्हीं के सन है ये मोहम्मद बिन सलमान, MBS। तो जो MBS हैं इससे पहले ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं और अब डिफेंस मिनिस्टर कौन होंगे? खालिद बिन सलमान, इनके यंगर ब्रदर। सऊदी अरब के बारे में आप जानते हैं कैपिटल रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है। Reserve Bank of India has approved the reappointment of P.R. Ravi Mohan as the chairman of which small finance bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस लघु वित्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में P.R. रवि मोहन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है,
ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PR रवि मोहन को ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन के तौर पर रीअपॉइंट करने की मंजूरी दी है। 3 साल के लिए इनकी ये रीअपॉइंटमेंट की गई है। 21 दिसंबर से कार्यकाल शुरू होगा। बाकी आप जानते हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। MD एंड CEO कदम्बेलिल पॉल थॉमस है, के पॉल थॉमस। हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। हाल ही में हमने एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर ESAF बैंक से संबंधित पढ़ा था कि इसने रेनबो अकाउंट लॉन्च किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 28 सितंबर। तो वर्ल्ड रेबीज डे ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। एक तरह की ट्रिब्यूट होती है लुइस पैस्चर को, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट इफेक्टिव रेबीज वैक्सीन इन्वेंट की थी। आपको जानना चाहिए इस बार वर्ल्ड रेबीज डे का थीम है रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए 28 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2022 में इसका थीम रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI has imposed a regulatory fee of what % on corporate insolvency resolution plans? इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान्स पर कितने प्रतिशत का रेगुलेटरी शुल्क लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा 0.25%। तो आपको जानना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI, इसने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान पर 0.25% का रेगुलेटरी फी इम्पोज की है, लगाई है, और 1 अक्टूबर से ये अस्तित्व में आ जाएगा। साथ ही 1% की रेगुलेटरी फी लगाई है जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और जो प्रोफेशनल होते हैं जिनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हु लॉन्च द रुपे क्रेडिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेटवर्क? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेटवर्क पर रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा शक्तिकांत दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने UPI नेटवर्क यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो अब तक केवल डेबिट कार्ड्स ही अलाउड हैं जो उनको UPI के साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब क्रेडिट कार्ड्स को भी लिंक किया जा सकता है। तो अभी कस्टमर्स के पास और एडिशनल ऑप्शंस आ गए हैं। आपको जानना चाहिए जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VP है यानी कि UPI ID से लिंक किया जा सकता है और इससे जो है अब पेमेंट ट्रांजैक्शंस की जा सकती हैं। तो अभी शुरुआती दौर में पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, इसके जो कस्टमर्स हैं वे अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ लिंक करने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे भीम ऐप पर। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने UPI का लाइट वर्जन भी लॉन्च किया है जिसमें 2000 रुपये तक का आप वॉलेट को टॉपअप कर सकते हैं 200 रुपये की पेमेंट के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स इसको भी लॉन्च किया है ताकि जो ऐसे लोग हैं जो NRIs हैं जो बाहर तो रह रहे हैं लेकिन भारत में भी जो उनका घर है उसकी भी मेंटेनेंस बनाए रखे हैं। तो उन्हें वाटर बिल देना है या फिर टेलीफोन रेटेड बिल देने हैं, बिजली का बिल देना है, तो उनके लिए भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स की सुविधा लॉन्च की गई है। तो फेडरल बैंक, UAE का लुलु एक्सचेंज इनके साथ मिलकर भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स की सुविधा प्रोवाइड कराएगा। एज पर द RBI डायरेक्शंस, INVIT and REIT having net worth of at least how much crore rupees are eligible to issue commercial papers? RBI के निर्देशों के अनुसार INVIT और REIT जिनकी कुल संपत्ति कम से कम कितने करोड़ रुपए है वे वाणिज्यिक पत्र जारी करने के योग्य हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 100 करोड़ रुपीस। तो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी, इसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि INVIT इनको अलाउ कर दिया है कि आप कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं। तो ये RBI ने क्यों अलाउ किया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस दी थी कि जो INVIT है और REIT हैं
जिनकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपए की है वो कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए एलिजिबल है। आप सभी जानते हैं कमर्शियल पेपर यानी कि सीपी, ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको कॉरपोरेट्स या कंपनीज द्वारा इशू किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 साल तक के लिए। Which anniversary of शून्य कैंपेन was celebrated by the नीति आयोग on 15th of September? 15 सितंबर को नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है फर्स्ट। तो देखिए नीति आयोग ने शून्य कैंपेन की 1 ईयर एनिवर्सरी मनाई है 15 सितंबर 2022 को। आपको जानना चाहिए शून्य क्या है, ये इंडिया का जीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है। तो नीति आयोग ने RMI और RMI इंडिया के सपोर्ट से 15 सितंबर 2021 को ये शून्य कैंपेन लॉन्च किया था। शून्य कैंपेन क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स बाय वर्किंग विद कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ किए जाए डिलीवरी के लिए, उससे संबंधित ये कैंपेन है। शून्य कैंपेन याद रखिएगा, नीति आयोग का कैंपेन है ये। साथ ही इसी मौके पर नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज पार्ट 3 इस रिपोर्ट को भी लॉन्च किया गया है नीति आयोग और RMI इंडिया के द्वारा। तो ये रिपोर्ट वही हाईलाइट करती है कि जो एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज के लिए भारत की 2.5 बिलियन US की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसी के बारे में ये रिपोर्ट बता दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड स्मार्ट लिम्स? निम्नलिखित में से किसने एक माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित स्मार्ट अंग घुटना विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल लिम्ब इसको डेवलप किया है। तो देखिए जो मार्केट में इस तरह के लिम्स आते हैं मतलब जिनका घुटने से ऊपर का हिस्सा नहीं होता है ना, तो उनके लिए आते हैं आर्टिफिशियल चीज़ें आती हैं, वो लगा के चल सकते हैं, तो उससे 10 टाइम्स ये चीपर रहेगा। और ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड नीज हैं, माइक्रो प्रोसेसर से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और काफ़ी रिलैक्स इससे फील होगा जो भी इसको यूज़ करेंगे। आपको जानना चाहिए ये जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड नीज हैं MPKs, इनको डेवलप किया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। इसके लिए इसने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ एंड आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया था। अच्छा, इसरो से संबंधित 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और देखेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, फिर से रिवाइज करा देता हूं कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसने हाल ही में इसरो प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड मोटर को टेस्ट किया है। और हाल ही में हमने ये भी देखा था कि इसरो ने सक्सेसफुली क्रू स्पेस सिस्टम का लो एल्टीट्यूड स्केप मोटर इसको भी टेस्ट फायर किया है गगनयान प्रोजेक्ट के लिए हरिकोटा से। विच स्पेसक्राफ्ट वाज क्रैश्ड बाय द नासा ऑन डिमोर्फोस एस्ट्रॉइड इंटेंशनली? नासा द्वारा डिमोर्फोस क्षुद्र ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान इच्छानुरूप टकराया गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा डार्ट। जानेगा तो देखिए अर्थ से एक स्पेसक्राफ्ट एक एस्ट्रॉइड से क्रैश कराया गया है। तो क्यों क्रैश कराया गया है? इसमें ये देखा गया है कि मान लीजिए अर्थ पर कोई एस्ट्रॉइड, मान लीजिए अर्थ की ओर कोई एस्ट्रॉइड आता है जो अर्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, तो किस तरह से उसको डिफ्लेक्ट किया जा सके, किस तरह से उसके जो मोशन है उसको चेंज किया जा सकते हैं। तो इसी के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो 26 सितंबर 2022 को नासा ने इंटेंशनली डार्ट स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से 11 मिलियन किलोमीटर दूर एक एस्ट्रॉइड से टकराया है। जानेंगे कौन सा एस्ट्रॉइड रहा? तो इस एस्ट्रॉइड का नाम है डिमोर्फोस। तो इससे टकराया ये डार्ट स्पेसक्राफ्ट। आपको जानना चाहिए डार्ट के बारे में, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये नासा का स्पेस मिशन है जिसका मकसद यही है कि अर्थ को जो प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे बचाना। इन फ्यूचर कभी इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि कोई एस्ट्रॉइड धरती की ओर इस तरह से कुछ डेंजरस हो, तो उसको किस तरह से उसके मोशन को डिफ्लेक्ट किया जा सके। आपको बता दें जो ये डार्ट मिशन है इसको 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था कैलिफोर्निया से। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के बीच में।
जो ये डार्ट है ये डिमोर्फोस से क्रैश होने के लिए आपको पता है 6.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, तब ये क्रैश कर गया इससे। बाकी यहाँ पर आप पूरे इस सिनेरियो का जो पूरा ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसका ब्रीफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा। Ministry of Defense signed a deal of what amount for dual role surface to surface BrahMos missile with BrahMos Aerospace। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की दोहरी भूमिका के लिए कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1700 करोड़ रुपीस। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द एक्विजिशन ऑफ एडिशनल ड्यूल रोल कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल। तो जो ड्यूल रोल कैपेबल सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनको खरीदने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एमओयू साइन किया है 1700 करोड़ रुपए का। आपको जानना चाहिए जो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। साथ ही डिफेंस से संबंधित एक और करंट अफेयर्स हम इसी के साथ पढ़ेंगे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने 2 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किए हैं। किसके? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के। तो हाल ही में इसके 2 टेस्ट किए गए सफलतापूर्वक। कहाँ से किए गए? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। आपको जानना चाहिए जो ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स हैं ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है डीआरडीओ की जो लैब है रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा। विच एजेंसी हैज साइंड एन एमओयू विद आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड ऑन कोऑपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। किस एजेंसी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ समझौते के पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे इनकी उपस्थिति में एक एमओयू साइन किया गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएसआईसी जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत। इसने एक एमओयू साइन किया है आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ। किस लिए? हेल्थ केयर सेक्टर में कोऑपरेशन करने के लिए। आपको जानना चाहिए ये जो एमओयू साइन किया गया ये एनएसआईसी के सीएमडी गुरंग दीक्षित और एएमटीसी के जो एमडी एंड सीईओ जितेंद्र शर्मा इनके बीच किया गया। विच बैंक विल प्रोवाइड $14 बिलियन सपोर्ट फॉर फूड सिक्योरिटी इन एशिया पैसिफिक। कौन सा बैंक एशिया प्रशांत में खाद्य सुरक्षा के लिए $14 बिलियन की सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक प्लान कर रहा है कि $14 बिलियन कम से कम ये 2022 से 2025 तक इन्वेस्ट कर सके एशिया पैसिफिक में जो फूड क्राइसिस हुआ है उसके लिए। एडीबी के बारे में आपको जानना चाहिए। हेडक्वार्टर्स मदलयांग मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 1966 को हुई थी 19 दिसंबर के दिन। प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा है। विच एडिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इनोग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक उपायों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रबंध समूह के किस संस्करण का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 9th। तो आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है इसके गवर्निंग बॉडी के 9th सेशन को न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। तो आपको जानना चाहिए जो ये हमने पढ़ा ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ये एक लीगली बाइंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जिसको रोम में साल 2001 में साइन किया गया था। और कब अस्तित्व में आई है? 29 जून 2004 को। 149 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं इसमें इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया फंडेड हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन विच कंट्री। भारत द्वारा वित्त पोषित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना किस देश में शुरू की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है मालदीव्स। तो देखिए मालदीव का हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च कर दिया गया है और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स एंड जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया के बीच में। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत द्वारा जो टोटल
800 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है मालदीव्स को, उसी के तहत बनाया जा रहा है। इस पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ये 136 मिलियन यूएस डॉलर है, यानी कि 800 मिलियन यूएस डॉलर तो हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है, तो उसी में से 136 मिलियन यूएस डॉलर इस प्रोजेक्ट के लिए यूज किए जाएंगे। जलदूत ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, जलदूत ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड स्टील फगन सिंह कुलस्ते, इन्होंने जलदूत ऐप और जलदूत ऐप ई ब्राउज़र इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए जलदूत ऐप जॉइंटली डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा। तो क्या है ये ऐप? तो देखिए इस तरह का एक प्लान बनाया जा रहा है कि भारत भर में जितने भी गांव हैं उनमें कम से कम 2 से 3 जो कुएं होते हैं, जो वेल्स होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाए और उनमें वाटर लेवल चेक किया जाए। एक साल में 2 बार चेक किया जाएगा, एक तो प्री मानसून के टाइम पर 1 मई से 31 मई के बीच में, और एक पोस्ट मानसून के टाइम पर 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। और इसके लिए जलदूत जो कि ऑफिसर होंगे, जिनको ये ड्यूटी दी गई है कि वो वाटर लेवल चेक करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा रखेंगे अपने पास, तो जलदूत उन्हें कहा गया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज FFV इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हीकल? आंसर इज फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स। द Baidin Kalam festival is one of the most important festivals celebrated in the state of Meghalaya. Name the highest located district in India which has achieved 100% digitization of banking operations. Leh. The researchers of which country have discovered a rare lunar crystal? Changsite, 6th new mineral है ये, and nuclear power source on near site of the moon. Answer is China. और इस तरह का मिनरल जो है खोज करने वाला चाइना तीसरा देश बन गया। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है, इन्होंने जो 5 न्यू मिनरल्स हैं उनकी खोज की हुई है। तो ये कौन सा है? ये 6th है, चेंगसाइट। विच कंट्रीज मिशन इन इंडिया हैज इश्यूड द हाइएस्ट एवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वीजाज इन 2022, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 82,000? आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 was launched by Prime Minister on 1st October 2021 with the vision of creating garbage free cities by 2026। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 6th क्वेश्चन में कुछ एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं, अब आप इसको सही आंसर को नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन विच फील्ड? फ्रॉम विच स्टेट डज द मॉनसून बिगिन इट्स विड्रॉल फ्रॉम इंडिया? CCI approved acquisition of which entity by Vista and Elliott managed funds? President Vladimir Putin on September 26 granted Russian citizenship to which US whistleblower? President Draupadi Murmu, after inaugurating the Dussehra festivities in Mysuru, also inaugurated the new campus of the Indian Institute of Information Technology. Where did she inaugurate this? Former Jammu and Kashmir Chief Minister Ghulam Nabi Azad on September 26 launched a political party. What is the name of the party? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।